हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों मैं एक क्लास मेरी आ चुकी है और आज दूसरी है। इसमें है अध्याय 2। आज मैं अध्याय 2 के बारे में आपको बताऊँगा। और अध्याय 2 में कितनी धाराएँ हैं? धारा 4 से लेकर के 14 टी तक यानी घातक इसमें दिया हुआ है। और दोस्तों, परीक्षा की तिथि जो आपकी 5 सितंबर है। मैं इसको बार बार इसलिए लिखता रहता हूँ जिससे आपको भूले ना। तो दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की जो धाराएं हैं और जो बेयर एक्ट में जो दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं बेयर एक्ट की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं क्लिष्ट है, कहीं ना कहीं लेंदी है, थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत ही आसान ये विषय है, इसमें बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। बस आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के पुरानी वीडियो को देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं इसमें बिना देर किए हुए। तो इसमें दोस्तों अध्याय 2 जो बात करता है वो बात करता है कि नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन यानी रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों इसका पहला जो है सेक्शन जो 4 है इसमें, और 1 से 3 तक जो सेक्शन था दोस्तों वो अध्याय 1 में था। यहाँ से अध्याय 2 शुरू होता है अध्याय सेक्शन 4 से। तो 4 बात करता है दोस्तों चकबंदी के संबंध में प्रख्यान तथा अधिसूचना, यानी कि डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। यहाँ दोस्तों प्रख्यान का मतलब घोषणा से है, यानी कि चकबंदी के संबंध में घोषणा तथा अधिसूचना के बारे में बात करता है, यानी उसके बारे में प्रावधान करता है कि कौन इसकी घोषणा करेगा और कौन इसकी अधिसूचना जारी करेगा। तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है इसका जो पहला है, इसमें सब क्लास 1 जो है, सब क्लास 1 का जो है ये कहता है यदि राज्य सरकार यह सोचती है कि, यानी राज्य सरकार को अगर यह लगता है कि प्रदेश का कोई जिला या उसका कोई भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वह गजट में इस आशय की घोषणा कर सकती है। तो क्या करेगी? यानी कि चकबंदी की जो क्रियाएं हैं वो किसके विवेकाधीन है? वो राज्य सरकार के विवेकाधीन है। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि कोई जिला या उसका कोई भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाना चाहिए तो वह क्या करेगी? सरकारी जो गजट होता है उसमें अपने इस आशय की, जो उसको लगता है कि चकबंदी होना चाहिए, अपने उस आशय की घोषणा वह उस गजट में कर सकती है। उसके बाद कोई अधिकारी या प्राधिकारी जिसे जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा अधिकृत किया जाए, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? जब इस आशय की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार कर देगी, यानी राज्य सरकार कर देगी, तो उसके बाद क्या है कि कोई अधिकारी या प्राधिकारी जिसे जिला उप संचालक चकबंदी, कौन? जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा अधिकृत किया जाए, निम्नलिखित कार्य करेगा। तो कौन से कार्य होंगे? यानी जब घोषणा हो चुका है तो अधिकारी या प्राधिकारी कौन से कार्य करेंगे जिन्हें जिला उप संचालक चकबंदी अधिकृत करे उस कार्य को करने के लिए? वह कार्य कौन सा होगा? तो कार्य होगा दोस्तों उस क्षेत्र की भूमि पर समकोण निर्माण के लिए, उस क्षेत्र की भूमि पर समकोण निर्माण के संबंध में प्रवेश करे, यानी उस पर जाके उस भूमि पर जाए, साथ ही उसका सर्वेक्षण व उसका स्तर मालूम करे। यानी कि वो क्या करेंगे? अधिकारी प्राधिकारी उस क्षेत्र की भूमि पर समकोण निर्माण के संबंध में उस पर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के साथ उसका सर्वेक्षण करेंगे और उसका स्तर मालूम करेंगे। इतना काम वो करेंगे। आगे फिर और काम क्या है उनका? उस भूमि पर खंभे लगाएंगे, जिनका चकबंदी होना है या जिनकी घोषणा की गई चकबंदी के लिए उस भूमि पर खंभे लगाएंगे और कोई अन्य आवश्यक कार्यवाही करेंगे, यानी कि कोई और अन्य भी जरूरी कार्य है तो उसको भी वो करेंगे। उसके बाद दोस्तों जिला उप संचालक चकबंदी उक्त घोषणा की सार्वजनिक सूचना उन स्थानों पर दिलाएगा, यानी कि जो घोषणा राज्य सरकार ने की है जिला उप संचालक चकबंदी जो है उस घोषणा को सार्वजनिक सूचना, उस घोषणा की सार्वजनिक सूचना उन स्थानों पर दिलवाएगा जहाँ पर चकबंदी करने के लिए यह घोषणा की गई है। आगे है दोस्तों, जब राज्य सरकार उक्त घोषणा किए गए क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबंदी कराने का निश्चय कर ले, तब वह इस आशय की अधिसूचना गजट में और उस क्षेत्र में प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में
देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब राज्य सरकार जो है घोषणा कराने किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग में चकबंदी कराने का निश्चय कर ले, तब इस आशय की अधिसूचना, वहाँ घोषणा था दोस्तों, तो इस आशय की अधिसूचना गजट में और उस क्षेत्र में प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में, यानी कि जो प्रतिदिन वहाँ पर पब्लिश होता हो दैनिक समाचार पत्र में, और अन्य उचित रीत से भी उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में भी प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी जो ये घोषणा है वह क्या है, अगर राज्य सरकार एकदम कन्फर्म हो जाए, एकदम निश्चित कर ले, वह उस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि वहाँ पर चकबंदी करवाना है, तो इस आशय की अधिसूचना वह गजट में फिर जारी करेगा। गजट में अधिसूचना गजट में और उस क्षेत्र में प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में अन्य रीति से जो भी उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक कटक में भी प्रकाशित की जाएगा, अन्य रीति से भी, यानी कि उस क्षेत्र में प्रकाशित कराएगा। आगे है दोस्तों सेक्शन 4A आता है, यानी 4 का आपके सामने है। इसमें है लोक हित में पुनः चकबंदी करने की धारा 52 के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना। तो इसमें क्या है दोस्तों, धारा 52 में ये बताया गया है कि चकबंदी की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो क्या है कि इसमें अगर एक बार चकबंदी समाप्त हो चुकी है तो राज्य सरकार जो है लोक हित में पुनः चकबंदी कराने की अधिसूचना जारी कर सकती है। इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ पर राज्य सरकार को यह लगता है कि लोक हित में किसी जिले या उसके भाग में पुनः चकबंदी होनी चाहिए, किसके हित में, लोक हित में। ऐसे नहीं दोस्तों कि जब मन करे तब, अगर उसे लगता है कि लोक हित में किसी जिले या उसके किसी भाग में पुनः चकबंदी होनी चाहिए, तब वह इस आशय की अधिसूचना गजट में घोषित कर सकती है, भले ही उस क्षेत्र के संबंध में धारा 52 के अधीन चकबंदी क्रियाओं को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। यानी कि धारा 52 जो चकबंदी क्रियाओं के समाप्त करने का इसमें प्रावधान किया गया है, तो भले ही ऐसा कर दिया गया है कि चकबंदी क्रियाएं समाप्त कर दी जाएंगी, उसके बाद भी राज्य सरकार को अगर यह लगता है कि लोकहित में ऐसा फिर से चकबंदी करवाना जरूरी है, तो ऐसी अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर सकती है। सामान्य नियम यह है कि निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर, सामान्य नियम यह है दोस्तों कि निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर, कितने दिन, 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी। यानी अगर एक बार अधिसूचना जारी हो चुकी है चकबंदी कराने की, तो उसके बाद 20 वर्ष के अंदर कोई भी अधिसूचना चकबंदी कराने की कोई भी घोषणा जारी नहीं की जाएगी। परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार जो है लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद, कब, 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। यानी वह पुनः चकबंदी कराने की घोषणा जारी कर सकती है 10 वर्ष के बाद, विशेष परिस्थितियों में लोकहित में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सामान्य में 20 वर्ष के भीतर ऐसी घोषणा नहीं जारी की जाएगी। आगे धारा 5 अधिसूचना का धारा 4(2) के अधीन प्रभाव। अब जो अधिसूचना धारा 4(2) के अंतर्गत राज्य सरकार जारी करती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसमें उक्त धारा के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 के उपधारा 1 के, अब इसमें देखिए मैंने बताया धारा 52 में आपका है चकबंदी की समाप्ति चकबंदी क्रियाओं की, और धारा 6 की उपधारा 1 में क्या है, अधिसूचना का रद्द किया जाना। तो इसमें बताया गया है कि उक्त धारा के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 के अधीन, यानी अधिसूचना रद्द किया जाना उसके अधीन जैसी भी दशा हो, अधिसूचना प्रकाशित होने तक निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे। यानी कि अगर ये दोनों क्रियाएं नहीं की गई हैं, यानी समाप्त नहीं किया गया है, तो चकबंदी क्रिया को या अधिसूचना को रद्द नहीं किया गया है, तब क्या होगा, जैसी भी दशा अधिसूचना प्रकाशित होने तक निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे। कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होंगे, जिला उपसंचालक चकबंदी उस क्षेत्र के अधिकार अभिलेख का, जिला उपसंचालक चकबंदी उस क्षेत्र के अधिकार अभिलेख का रख रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी नियत रीति से करेगा। साथ ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी एसओसी की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई खातेदार
कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असंबद्ध परियोजनों के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। यानी कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो क्या करेगा, कोई भी खातेदार बिना एसओसी की पूर्व आज्ञा से अपने खेत का जो उपयोग है वह कृषि उद्यानकरण पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन से भिन्न यानी से असंबद्ध से भिन्न परियोजनों के लिए अपनी जोत का या उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। परंतु यदि खातेदार धारा 4(2) के अधीन जारी अधिसूचना से पूर्व अपनी जोत का उपयोग किसी भिन्न परियोजन में कर रहा था तब वो ऐसी अधिसूचना के बाद भी वो ऐसा करता रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि धारा 4(2) के अधीन जो भी अधिसूचना जारी हुई है चकबंदी के लिए, अगर उसके पूर्व ही कोई खातेदार अपनी ज़मीन का किसी भिन्न प्रयोजन के लिए जो बताए गए हैं इन परियोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए अगर वो इस्तेमाल करता था तो अधिसूचना जारी होने के बाद भी वो ऐसा करता रहेगा, उसको नहीं रोका गया है इस अधिनियम में। कोई वाद या कार्यवाही यानी कि अपील निर्देश पुनरीक्षण का उस न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश देने पर उपसमित हो जाना जिनके समक्ष विचाराधीन है। यानी कि जब वो जो है सूचना जारी होगी धारा 4(2) के अंतर्गत, तो कोई भी वाद या कार्यवाही जो उस न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश देने पर उपसमित हो जाना जिनके समक्ष वह विचाराधीन है, यानी उपसमित हो जाएगा जिनके विचाराधीन जारी किया गया सूचना जारी होने के बाद। लेकिन और क्या प्रावधान है, ऐसे वादों के उपसमित होने के बावजूद भी प्रभावित व्यक्ति उन मामलों में विवादग्रस्त अधिकारों व स्वत्वों के प्रश्नों को चकबंदी अधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकारों पर उनके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वह ऐसे प्रश्नों को चकबंदी अधिकारियों के समक्ष उठा सकेंगे भले ही उनका उपशमन हो गया है। धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित अधिसूचना का रद्द करना। हमने ऊपर आपको बताया था कि धारा 6 की धारा 1 में कहा गया है कि जो अधिसूचना जारी की उसको रद्द करने के संबंध में प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया, राज्य सरकार किसी भी समय यानी कि उसका कोई वो नहीं, किसी भी समय अधिसूचना जारी होने के बाद धारा 4 के अंदर प्रचारित अधिसूचना को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के संबंध में रद्द कर सकता है जैसा और जो वैध माना जाएगा। यानी कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी समय उस अधिसूचना को या तो पूरे क्षेत्र के लिए रद्द कर सकता है या किसी एक क्षेत्र के लिए भी वह रद्द कर सकता है और उसका ऐसा आदेश जो होगा वह वैध माना जाएगा। धारा 6(a) जो है दोस्तों आपका यानी 6 का निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में विशेष उपबंध। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, चकबंदी या लोकहित में पुनः चकबंदी की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात चकबंदी या लोकहित में पुनः चकबंदी की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व। तो ये ध्यान रखिएगा कि चकबंदी या लोकहित में पुनः चकबंदी की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों को चकबंदी कर्ता द्वारा कौन करेगा इसको, चकबंदी कर्ता द्वारा और अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के मामलों को सहायक चकबंदी अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात जैसी विहित की जाए निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले हैं उनको कौन निपटाएगा, चकबंदी कर्ता निपटाएगा। धारा 8 के दिन कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही, उसके पश्चात नहीं। और अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के मामलों को कौन निपटारा करेगा, वो करेगा सहायक चकबंदी अधिकारी करेगा। अब धारा 8 के दिन कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के दिन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा और ना ही जारी रखा जाएगा या ना ही निपटाया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि धारा 8 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, शुरू हो गई है, तो इस धारा के अंतर्गत जो भी दिया गया वो कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी प्रारंभ हो जाने इस धारा के दिन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा, ना जारी रखा जाएगा, ना ही निपटाया जाएगा। धारा 7 गांव के नक्शों का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ विलेज मैप। तो जिला उप संचालक चकबंदी कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व
कौन? जिला उप संचालक चकबंदी जो है कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार हो जाने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण कराएगा। क्या कराएगा? उसका रिवीजन करवाएगा। कौन? जिला उप संचालक चकबंदी। ये याद रखिएगा कि गांव के नक्शों का पुनरीक्षण कौन करवाता है? तो जिला उप संचालक चकबंदी इसका पुनरीक्षण करवाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे है सेक्शन 8, खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण। अब इसमें कौन करेगा इसका? तो धारा 7 के दिन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप संचालक चकबंदी जो है, जब उसका धारा 7 के नक्शों का पुनरीक्षण हो जाता है फिर जिला उप संचालक चकबंदी कटक के खसरों का चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण कराएगा। साथ ही वह चकबंदी समिति के परामर्श से घाटों का मूल्यांकन उत्पादन शक्ति व सिंचाई सुविधा के आधार पर कराएगा। यानी घाटों का मूल्यांकन कैसे कराएगा? उत्पादन की शक्ति सिंचाई सुविधा के आधार पर कराएगा। और प्रतिकर आकलित करने की प्रयोजन से घाटों के सभी पेड़ों, कुओं व अन्य सुधारों का मूल्यांकन कराएगा। ठीक है। एक से अधिक स्वामी होने पर प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवाएगा। अगर मान लीजिए किसी खाते में एक से अधिक स्वामी हैं, अधिक ओनर हैं एक से, तो उनके सभी का अंश निश्चित करवाएगा। संयुक्त जोतों के विभाजन के लिए प्रत्येक खातेदार का अंश निश्चित करवाएगा। जो घाटा कटक के अंतर्गत आते हैं उनका खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा। साथ ही खेत के पड़ताल से व वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण व जांच से प्राप्त अशुद्धियां तथा उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले उक्त खसरे में दिखाए जाएंगे। तो ये इतना काम हुआ करेगा। आगे है सेक्शन 8 का सिद्धांतों का विवरण तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो सहायक चकबंदी अधिकारी यानी कि ACO, सहायक चकबंदी अधिकारी यानी ACO चकबंदी समिति के परामर्श से प्रत्येक कटक के लिए एक विवरण तैयार करेगा, जिसके अनुसार कटक में चकबंदी क्रियाओं को किया जाएगा। आगे है दोस्तों, विवरण में वह यानी ACO जो है उन क्षेत्रों के ब्यौरे जहां कटक के हरिजन व भूमिहीन व्यक्ति रहते हैं तथा जो अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हों ब्यौरों में निर्दिष्ट करेगा। वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे, तो वह आधार भी दोस्तों वह बताएगा। ठीक है। उसके बाद उस भूमि के ब्यौरे जो गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, यानी कि उस भूमि का भी ब्यौरा देगा जो गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किए गए हों। ठीक। और प्रत्येक कटक के लिए मानक घाटा। तो इतना दोस्तों वह काम करेगा। ठीक। कौन? सहायक चकबंदी अधिकारी जो है इसमें सिद्धांतों के विवरण में इतनी चीज़ों को वह विवरण तैयार करेगा। ठीक। आगे है दोस्तों आपका धारा 9, ACO द्वारा लिपिकीय अशुद्धियों को सही करना और आपत्तियां आमंत्रित करना। तो जो सहायक चकबंदी अधिकारी है तो वो क्या क्या काम करेगा? वो लिपिकीय अशुद्धियां जो है मान लीजिए किसी विवरण में, तो उसको वह शुद्ध करेगा। आगे है दोस्तों इसमें धारा 8 और धारा 8A के अंतर्गत अभिलेखों का विवरणों के तैयार हो जाने पर ACO यानी सहायक चकबंदी अधिकारी लिपिकीय अशुद्धियों को सही करेगा और खातेदारों को नोटिस भेजेगा, भिजवाएगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया वह उसकी प्राप्ति के या उद्धरणों के प्रकाशन के, या तो उसको नोटिस प्राप्त हो जाए या जो वह उद्धरण है उनके प्रकाशन की तिथि प्रकाशन के 21 दिन के भीतर, कितना 21 दिन के भीतर ACO के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। यानी जब उसको इस बात की जानकारी हो कि कोई अशुद्धियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वह क्या करेगा? अपनी आपत्तियां जो है 21 दिन के भीतर ACO के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आगे दोस्तों धारा 9 का क्या कहती है? धारा 9 का कहती है कि भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण यानी डिस्पोजल। अब ACO जो है भूमि के दावों और संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित आपत्तियों को पक्षकारों को सुनवाई करके निपटाएगा।
अब ऐसी जो आपत्तियां हैं दोस्तों, यानी कि भूमि पर दावों से संबंधित जो हैं, यानी किसी भूमि पर किसी ने कोई अपना दावा किया हो या संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित हो, तो एसीओ जो है उस पर पक्षकारों को सुनने के बाद उसका निपटारा करेगा। आपत्ति ना होने पर निपटारा खुद के जांच के आधार पर भी एसीओ कर सकता है। यानी अगर आप किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है तो खुद जांच करके उसका निपटारा कर सकता है। एसीओ जहाँ तक संभव हो विवाद का निपटारा पक्षकारों में समझौता कराकर करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और प्रावधान किया गया कि एसीओ जो है विवाद का निपटारा कैसे करेगा, तो पक्षकारों में जहाँ तक संभव हो पक्षकारों में आपसी समझौता कराकर, कैसे समझौता कराकर वह विवाद का निपटारा करेगा। परंतु यदि विवाद उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों से संबंधित है तब एसीओ मामले का निपटारा अपने जांच के आधार पर करेगा। एसीओ द्वारा निस्तारित ना किए गए मामले गाँठों के मूल्यांकन के मामले, प्रतिकर मूल्यांकन करने के मामले व विभाजन के मामले चकबंदी अधिकारी को भेजे जाएंगे। मान लीजिए कि ऐसे कोई भी मामले हैं जो एसीओ द्वारा निपटाया नहीं गया हो, जैसे कि किसी गाँठों के मूल्यांकन का मामला हो, प्रतिकर मूल्यांकन का मामला हो या अविभाजन के मामले हों, तो उसको अगर मान लीजिए एसीओ नहीं निपटा पाया तो उसको चकबंदी अधिकारी यानी सीईओ के पास वह भेजेगा। इस धारा के अधीन एसीओ व सीईओ सक्षम न्यायालय माने जाएंगे। धारा 9 खा, तो धारा 9 खा सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण। तो धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध आपत्ति के संबंध में एसीओ पक्षों को सुनने तथा चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात सीईओ के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगा। तत्पश्चात सीईओ जो है यानी चकबंदी अधिकारी आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ लें कि सिद्धांतों के विवरण पर अगर कोई आपत्ति की गई है तो उसके संबंध में के विरुद्ध कोई आपत्ति की गई है तो आपत्ति के एसीओ पक्षों को सुनेगा तथा चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर भी वह विचार करेगा। दोनों सुनने, पक्षकारों को सुनने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात जो है वह क्या करेगा, सीईओ के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगा और उसके पश्चात क्या है, तत्पश्चात सीईओ आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। आपत्ति ना होने पर प्रक्रिया धारा 9 के अंतर्गत 21 दिन के भीतर, यदि धारा 9 के अंतर्गत 21 दिन के भीतर सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की जाती है तब सीईओ स्वयं विवरण की शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबंदी समिति को सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करके विवरण में ऐसे परिष्कार यानी मॉडिफिकेशन या परिवर्तन यानी अल्टरेशन कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अपील दोस्तों, उपधारा 1 और उपधारा 2 के दिन सीईओ की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर, ये चीज़ें याद रखिएगा, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी एसओसी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय इस अधिनियम के अधीन अंतिम माना जाएगा, तो दोस्तों सीईओ की आज्ञा के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है, तो उसके विरुद्ध, उसके आदेश के विरुद्ध अपील दोस्तों एसओसी के यहाँ किया जा सकता है। कब, सीईओ की आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर। आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पूर्व सीईओ तथा एसओसी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को सम्यक सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेंगे। यानी कि जहाँ पर सीईओ को अगर निर्णय देने का वो है आपत्ति पर, क्योंकि आपत्ति पर तो निर्णय सीईओ देता है और अपील पर निर्णय एसओसी, तो यह देने से पूर्व ही संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को सम्यक सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेंगे। कौन कौन, सीईओ और एसओसी जो है उसका स्थानीय निरीक्षण करेंगे। आगे सेक्शन 9 का संयुक्त जोतों का विभाजन। तो एसीओ या सीईओ धारा 9 का के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। कौन कौन करेंगे इसका विभाजन, एसीओ और सीईओ, ये दोनों संयुक्त जोतों का विभाजन करने के लिए अथराइज किए गए हैं। संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये भी जान लिए, पूछता रहता है। तो शेयर्स यानी कि संयुक्त जोतों का विभाजन शेयर्स के आधार पर किया जाएगा, यानी अंशों के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी
संबद्ध खातेदार यदि यदि संबद्ध खातेदार असहमत हों, यानी असहमत नहीं सहमत हों, अगर संबद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गांठों के आधार पर भी किया जा सकता है। तो विभाजन कैसे किया, सामान्यतः कैसे किया जाएगा, अंशों के आधार पर, लेकिन अगर वो सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गांठों के आधार पर भी किया जा सकता है। धारा 10 क्या कहती है, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना। तो वार्षिक रजिस्टर जो है धारा 9 का की उपधारा 1 व 2 के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा, साथ ही नियत आकार में तैयार करके कटक में प्रकाशित किया जाएगा। आगे धारा 11 अपील। इसमें दोस्तों अपील का प्रावधान किया। धारा 9 का के अधीन एसीओ और सीईओ की आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर एसओसी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यानी कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष जो है अपील प्रस्तुत कर सकता है। एसओसी पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देगा जो मामले में अंतिम होगा। उसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती। उसके निर्णय के विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती, उसका निर्णय अंतिम होगा। इस धारा के अधीन एसओसी को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा, भले ही तत्समय प्रचलित विधि में कोई विपरीत बातें दी गई हों। धारा 11 आपत्तियों पर रोक। अब इसमें दोस्तों जो एसीओ जो है आपत्ति लेता है दोस्तों, उस पर कब रोक लगाई जा सकती है, तो कोई भी ऐसी आपत्ति जो भूमि के दावे से जुड़ी हो या संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित हो या खातेदार के पेड़ों, कुओं या अन्य सुविधाओं से संबंधित हो, जिसे धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था परंतु उठाया नहीं गया है। मान लीजिए कोई ऐसी आपत्ति है जो धारा 9 के अंतर्गत उसको उठाया गया हो या उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था और उठाया नहीं गया हो, तब यह धारा चकबंदी कार्यवाहियों की किसी बात की अवस्था में ना तो उसे उठाने देगा ना उसे सुनने देगा, अर्थात यह धारा उन पर रोक लगाती है। ऐसा प्रावधान दोस्तों सीपीसी की धारा यानी कि ऐसा प्रावधान रेस जुडिकेटा के अंतर्गत आता है। यह धारा 11 सीपीसी के स्पष्टीकरण 4 में ऐसा बताया गया है, वहाँ पर भी ऐसी रोक लगाई गई है। अब दोस्तों आता धारा 11 खा। तो धारा 11 खा दोस्तों 1963 में यह निरसित कर दी गई है। फिर आता है धारा 11 गा। धारा 11 गा जो दोस्तों क्या कहती है, भूमि का राज्य सरकार या गांव सभा या स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के नाम में अभिलिखित करना। तो धारा 9 का के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन किसी अपील या धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान सीईओ या एसओसी अथवा चकबंदी निदेशक जैसी भी दशा हो यह निर्देश दे सकते हैं कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित हो तब उसे उसके नाम से अभिलिखित की जाए, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा, निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो। दोस्तों धारा 12 जो है फिर आता है पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबद्ध मामलों का निर्णय। तो इससे संबंधित मामलों का जो निर्णय है उस पर कौन निर्णय करेगा, तो ऐसे मामलों का निर्णय जो है एसीओ यानी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। धारा 12 का कहता है कि नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण है। तो ऐसा कौन करेगा, तो ऐसा जो काम है दोस्तों, ऐसा काम जो है एसओसी यानी बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी कर सकता है। मालगुजारी का अवधारण और जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण ये एसओसी यानी बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी द्वारा वही कर सकता है, यानी वही उसके द्वारा किया जाता है। आगे दोस्तों जो है 12 घा जोतों का समामेलन यानी कितने जोत हैं उनको संयोजन जो है अमलगमेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो धारा 10(1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व, याद रखिएगा कि धारा 10(1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व 2 या अधिक खातेदार किसी भी समय
समान भौमिक अधिकारों वाली यानी कि समान वैल्यूएशन वाली अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर जो आपस में खातेदार तय करें समामेलित करने के लिए सीओ यानी कि संयोजित करने के लिए सीओ यानी चकबंदी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखा है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।